अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुज़ाकरात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन मामलात अगर डेडलॉक का शिकार नहीं तो आगे बढ़ते भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि दोनों फरीकैन की जानिब से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जुडिशल कमीशन ना बनने की सूरत में हुकूमत के साथ चौथी मुलाकात नहीं होगी, वहीं वो अपोजिशन का अलायंस बनाने की तैयारी के साथ साथ सड़कों पर एक मरतबा फिर दमादम मस्त कलंदर करने की बातें करते भी दिखाई देते हैं। जबकि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात का तहरीरी जवाब देने के लिए सब कमेटी बना दी है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जायजा लेकर जवाब तैयार करके हुकूमती कमेटी को देगी और फिर हुकूमती कमेटी वो जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी को दे देगी। इसके साथ साथ हुकूमती हल्के PTI पर इल्ज़ाम आयद करते नजर आते हैं कि वो डील की तलाश में है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म की डील की खबरों की तरदीद करती नजर आती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना था और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। जबकि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ के साथ मुलाकात को जहां बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सराहा, वहीं वज़ीर आज़म को भी इस बात से आगाह किया गया है। मगर अब देखना यह है कि मुज़ाकरात के नतीजे में क्या ब्रेक थ्रू होता है। क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नेक नियति के साथ मुल्की अदम इस्तेहकाम का खात्मा करने के लिए आगे बढ़कर बातचीत के जरिए मामलात हल करते हैं, या फिर ज़ाती मुफादात और अना को आगे रखते हुए मुज़ाकरात का अमल मुतासर किया जाता है। हुकूमत में होने के नाते मुस्लिम लीग नून पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लचक दिखाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करे, मगर जहां उन्हें अपोजिशन को दबाव में रखना है, वहीं उन्हें कानून साजी के ज़रिए भी अपने लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करनी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत एक मरतबा फिर एक अहम कानून साजी के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है, जिसका एजेंडा आइंदा चंद दिनों में सामने आ सकता है। मगर देखना यह है कि अब की बार कानून साजी की पिटारी से क्या निकलता है, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते सेनेटर फैसल वाउडा ने दावा किया कि हुकूमत कुछ ऐसा करने जा रही है कि जिसके बदले उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या करने का इरादा रखती है और अपनी ऐसी किसी ख्वाहिश की तकमील के लिए उसे क्या कीमत चुकाना पड़ सकती है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकराती अमल कहां तक पहुंचा और कितना नतीजा खेज साबित हुआ, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वक्कास अकरम साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने पहले आर्मी चीफ साहब से मुलाकात के हवाले से कहा कि उनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर जो मुतालबात थे वो रखे, और अब उन्होंने अपना बयान बदल दिया है और वो कह रहे हैं कि सिर्फ अमन व अमान की सूरत हाल पर बात हुई थी। इसके अलावा कोई गुफ्तगू नहीं हुई बैरिस्टर गौहर साहब की, क्योंकि गवर्नमेंट इसको प्रोपोगेट कर रही है कि शायद कोई आप लोगों ने इससे हटके भी बातचीत की है। इस पे हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो आ चुकी है। केपी के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें सिर्फ PTI के पार्टी चीफ नहीं बल्कि जमात इस्लामी के पार्टी चीफ जो थे, हमारे तो नॉमिनेटेड बाय खान साहब हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब भी मौजूद थे, कुछ फॉर्मर CMs भी मौजूद थे जो अब पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं है, किसी प्रोविंशियल असेंबली का भी हिस्सा नहीं है, स्टेक होल्डर्स थे, और हमारे जो मुखालिफ पार्टी के गवर्नर हैं वो भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे। और वहाँ पे जो मुलाकात थी सबकी वो एक सिक्योरिटी उसका वो एस्पेक्ट था और सिक्योरिटी के हवाले से थी और जो प्रिवेलिंग सिचुएशन थी उस हवाले से, और उसमें लोगों को एतराज़ है कि अलहदा क्यों मिले, सबके साथ वाली बात क्यों नहीं हुई। ऑब्वियसली जिनकी गवर्नमेंट है यहाँ पे और उसका जो नॉमिनेटेड चेयरमैन है बाय इमरान खान साहब, उनका थोड़ा सा जो एक्सेस है और उनकी जो इंफॉर्मेशन है या उनका जो कंसर्न्स हैं प्लस उनकी जो रेलेवेंसी है वो बाकी तमाम से ज़्यादा है। तो उस हवाले से सिक्योरिटी सिचुएशन पे ही बात हुई, बट एवरी सिक्योरिटी सिचुएशन हैज़ अ पॉलिटिकल डायनामिक्स, क्योंकि कोई भी दुनिया का सिक्योरिटी का इशू नहीं है जिसका एक सियासी पहलू नहीं होता। इनफैक्ट हम तो यही समझते हैं कि जब आपने किसी दहशतगर्द तंजीम का या दहशतगर्द का इन्फ्लुएंस खत्म करना है तो सबसे पहले आपको उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कट करना पड़ेगा। यू वांट टू डील विद देम, यू मस्ट कट देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस फर्स्ट। तो उस हवाले से बात हुई होगी। यहाँ PTI की हुकूमत है, कोई ऐसी बात हो गई तो हो, मगर कोई जो लोग एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, लेकिन फिर ख्वाजा आसिफ साहब ये बात क्यों कर रहे हैं कि आप लोगों का मकसद एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना था और वो हो गया, तो हो गया है आप लोगों अगर हमारा मकसद सिर्फ देखें, अगर हमारा मकसद सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना था तो
उसके लिए हमें इन लोगों की जरूरत थी, ये गवर्नमेंट के साथ बैठने की जरूरत थी। मैं तो नहीं समझता कोई ऐसी इस किस्म की जरूरत थी। वो तो इस किस्म के और इस लेवल के लीडर्स और इस लेवल की पार्टीज के साथ एस्टैब्लिशमेंट्स एंगेज करती रहती हैं ऑन एंड ऑफ। बेशक उनकी मारपीट करती रहे, उन्हें विक्टिमाइज करती रहे, जबर फस्तायत में हुकूमत का साथ देती रहे, मगर इसके बावजूद वो एक मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट टाइम टू टाइम होता रहता है। अब अभी 24 अभी और भी आप 26 लोग को राब्ते में हैं, मतलब आपकी पार्टी के कुछ लोग? नहीं, कोई ऐसा राब्ता नहीं है जी। मैं आपको बता देता हूँ, इमरान खान साहब हैज बीन वेरी क्लियर ऑन इट एंड सेड कि यही मुज़ाकरात हैं जो सामने नजर आ रहे हैं, इसके अलावा ना कोई राब्ता है ना कोई मुज़ाकरात है। और दूसरी बात, ये अभी इतने वो जो एक इरफान सिद्दीकी साहब है, उनकी भी स्टेटमेंट आई, खालिद साहब ने भी बात की, ओ जी हमें पता है अंदर क्या बात हुई। नहीं, अभी अभी आपके जो है ना, आपकी एक्सेस केपी में ऐसे नहीं है कि आपको पता हो, या को आप इतने आर्मी चीफ के बडी नहीं है कि उन्होंने आके आपको कहानियां सुनाई हो कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो जो आपका उनका रिलेशनशिप है वो भी सारी दुनिया को पता है। ठीक, अच्छा मुझे ये भी बता दें, क्लियर कर दें कि इन मुज़ाकरात में एस्टैब्लिशमेंट का कोई हिस्सा है? किन मुज़ाकरात में? ये जो मुज़ाकरात आपके चल रहे हैं हुकूमती कमेटी के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के? नहीं, देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी और बड़ी वाज़ेह थी कि जी उनकी मर्जी के, जिसका मफहूम इस तरीके से है कि एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी या उनकी अप्रूवल या उनको क्या उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस में लिए बगैर तो हम ये नहीं कर सकते या नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो ऑब्वियसली वो उनको उस परमिशन की जरूरत थी, उन्होंने किया होगा। वो तो अब खुद कह चुके हैं, राना साहब कह चुके हैं, इज द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ दैट कमेटी एंड एक्चुअली somebody who matters वहां पे उनकी तरफ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत इजाजत लेके आई है? बिल्कुल हुकूमत इजाजत लेके आई है। डू यू रियली थिंक कि वो हुकूमत जोगी है बगैर इजाजत के पैर भी चुक सके? कोई हाउस अरेस्ट ही वैसे बहुत पहला तो गल चल रही थी, लेकिन उस पर बहुत सारे मुख्तलिफ बयानात भी आपकी पार्टी की तरफ से आए हैं, हुकूमत की तरफ से भी आए हैं, फैसल वाडा साहब ने भी उस पर बयान दिया है। ऐसी कोई बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है बनी गाला? नहीं, होती हुई दिखाई नहीं दे रही, मगर हुई? खान साहब ने इस पे कहा था, अगर आपको याद होगा, कि उनको इनडायरेक्टली इस किस्म की एक ऑफर आई, बट ही रिफ्यूज्ड। एंड ऑफ द स्टोरी, वी डिडंट डिस्कस इट अगेन एवर। कोई इरादा भी नहीं है? नहीं है, देखें इतने 550 के 500 कुछ दिनों की जबर और फसाइयत बर्दाश्त करने के बाद जब आपको 14 साल की सजा सुना दी जाए, नाजायज ना हक, जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है इस केस में, वो ऐसे ही एक मजे का केस है जैसे कोई इद्दत वाला केस था, तो उसके बाद व्हाई डू वी कॉम्प्रोमाइज ऑन गोइंग टू एक जेल से दूसरी जेल में? सब जेल इज आल्सो अ जेल। व्हाई? लेकिन फैसल वाडा साहब तो तरदीद कर रहे हैं सिरे से, वो तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अलीमा खान साहिबा ने बाहर मीडिया पे आके बताया था कि खान साहब ही कह रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, कोई डील ना हुई है ना ऑफर दी गई है। पता नहीं फैसल वाडा साहब के सोर्सेज क्या हैं, और मैं तो उनको इतना संजीदा नहीं लेता हूँ जितना आप मीडिया वाले, जब भी उनको लॉन्च किया जाता है आप लोग उनको संजीदा लेने लग जाते हैं। आपके पुराने आप जिस जमात में हैं उस जमात में वो रहे हैं, खान साहब के बड़े हमारी करीब जमात रहे हैं। में हमारी जमात में तो बहुत सारे रहे हैं, जेड़े आज कोई नहीं ने। अच्छा, इस बात से मैं एक और भी सवाल आपसे करना चाह रही थी। एक और शख्सियत है जो आपकी जमात में रहे हैं, उनका नाम है फवाद चौधरी साहब। उन्होंने मेरे प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो एफिडेविट दे के एस्टेब्लिशमेंट को एमएनए बने हैं। ये बहुत ही फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, मगर मैं बसद एहतराम उनसे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो मर्जी उनके पॉलिटिकल गोल्स हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआ है कि उन्हें वो गोल्स जो हैं वो अचीव हों, मगर जिन दोस्तों के साथ, जिस पार्टी के साथ उन्होंने इतना अरसा गुजारा है, जिस पार्टी में अल्लाह ने उनको इज्जत दी, उससे पहले ना कभी वो एमएनए बने ना उससे पहले मिनिस्टर, इसी पार्टी ने उनको ये सारी एलिवेशंस दी और राइटली सो। मगर अब उन दोस्तों के बारे में जिन्होंने 9 मई की फसाइयत देखी, खान को नहीं छोड़ा, रूपोश हो गए, जेलों में चले गए, जेलों वाले आदमी देखा ना आपने, यास्मीन राशिद से लेके उमर चीमा से मियां महमूद रशीद शहजाद चौधरी तक आज भी है ना, डटे हुए हैं। 2 साल होने वाले हैं, कोई भागे भूगे तो नहीं है, कोई ट्वीट या प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की उन्होंने। और बहुत से लोग थे जो उस वक्त काबू नहीं आए, रूपोश हो गए, दूसरे सूबों में चले गए, कोई दूसरे मुल्कों में चले गए, भागे नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई ट्वीट नहीं की, खान को नहीं छोड़ा। अच्छा, फिर वो 9 मई से लेके 8 फरवरी तक आ गए। 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी के अंदर फिर इलेक्शन वाली रात बहुत कुछ हुआ, लोगों को हराने जताने की कोशिश, हमारा मैंडेट वो हुआ, फिर उसके बाद बंदों को उठाया, थ्रेट किया गया कि अपनी वफादारियां चेंज कर लें, बंदों ने नहीं की।
बंदे फिर भी खड़े रहे। उसके बाद 4 नवंबर आई, एक मेगा मोबिलाइजेशन, दूसरी मोबिलाइजेशन, तीसरी मोबिलाइजेशन। फिर उसमें एक ऐसा टाइम आया कि जब 26वीं तरमीम के लिए 80-80 करोड़, अरब रुपया, 50-50 करोड़ की ऑफर्स मेजॉरिटी लोगों ने नहीं ली। सिर्फ 5 ऐसे किरदार थे, इसके अलावा नहीं तोड़ सके। बंदों ने ऑफर्स ठुकरा दी, कोई इनके हाथ नहीं आया। फिर 26 आ गई। 26 का कत्ताल 245 लगा के कराया वजीर आजम ने और इस हुकूमत ने और इनके इत्तेहादियों ने। उसके बाद फिर एक और जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ, बेशबहा केसेस। मेरे पे 26 के दर्जनों केसेस हैं। अच्छा, हालांकि आई वाज नॉट इवन देयर। जिस तरह खान साहब जेल में और उन पे केसेस हो गए हैं, और उसी तरीके से मेरे पे भी, और बहुत से एमएनएज एलपीएस पे बंदे फिर भी नहीं छोड़ के गए। आप देखिए बंदे, मतलब इतने यार। और शेख वकास अकरम साहब, फवाद चौधरी साहब पे 45 केसेस चल रहे हैं। नहीं, सुने, इतने इम्तिहान वफा के, मोहब्बत के, उसके बाद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर बंदा जो 9 मई से लेकर आज तक खड़ा हुआ है, उसको कोई किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, कोई किसी और इम्तिहान से गुजरने की जरूरत नहीं है। उनके कारोबार खत्म है, उनकी फैमिलीज उनसे दूर हैं, फैमिलीज रिलोकेट हो गई हैं, हलकों में वो जा नहीं सकते हैं, मगर डटे हुए खड़े हैं। पर्चे उनके ऊपर हैं, गिरफ्तारियां उनकी हुई, मगर वो डटे खड़े हैं। अभी भी अगर उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाए कि वो एफिडेविट दिए थे, तो ये उनकी तौहीन है, उनकी वफा की, उनकी मोहब्बत की तौहीन है। मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा कि ऐसे न करें, ये ज्यादती है और ये उनके साथ जो है उनकी तौहीन है। मैं ये तरीकेकार जो है, इससे तो आप बेसिकली मौजूदा लीडरशिप को अंडरमाइन करना चाहते हैं। क्यादत, जिम्मेदारों को, क्यादत भी ना को नहीं, वो तो कहते हैं खुल्लम खुल्ला जो तो मौजूदा क्यादत है वो चाहती नहीं खान साहब बाहर आए, वो तो खुल्लम खुल्ला बैठ के कहते हैं। नहीं, अच्छा, मतलब है कि जेड़े बंदे खान वास्ते ज्यादतियां बर्दाश्त कर रहे ने, लितर खा रहे ने, जुल्म बर्दाश्त कर रहे ने, पर्चे कर रहे ने, वो नहीं चाहते खान बाहर आए। और जो लोग ट्वीटें करके, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके, जो लोग आज आजाद फिर हैं, जेल में आते हैं, जाते हैं, गप्पे लगाते हैं, लोगों को मिलते हैं और टॉक शोज में खुद जाके बैठते हैं, अच्छा वो चाहते हैं खान बाहर आ जाए। जो तो ये जिनको पता है कि खान बाहर आएगा तो हमारे लिए आजादी होगी, वो नहीं चाहते। ये कैसे हो सकता है? खान से तो हम एनर्जी ड्राइव करते हैं, उनसे तो हम जज्बा जो है वो ड्राइव करते हैं। तो मैं, फवाद चौधरी साहब हो, बड़ा एहतराम है, और बाकी जितने भी दोस्त हों जैसे, मैं सबसे ही गुजारिश करूंगा, इंज ना करो। ये दुश्मन का प्रोपेगेंडा है, मुखालिफ का प्रोपेगेंडा है कि मौजूदा जिम्मेदारों को अंडरमाइन करो, तो फिर अपने अपने वास्ते मतलब है कि नौकरियां ढूंढो पे, मैं थे तो तुम उथे तो उथो। तो जिसने को ऐसा करना है वो खान उससे जाके कह दे, ठीक है जी। तो इस तरह लोग इसकी पजीराई नहीं करते हैं। जिन्होंने कुर्बानियां जो दे के आज तक खड़े हैं, ये सारे कॉम्प्रोमाइज नहीं थे, जेडे नस गए इसी को कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं। एक कॉमन सेंस है, डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन उन्होंने ये भी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे विच इस वक्त 3 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, उन्होंने ਜਿਹੜੀ उन्होंने डिस्क्राइब किया है वो भी मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। लेकिन अनदर क्वेश्चन शेख साहब, वो ये है कि आपके अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, आपने बोला वो इजाज़त से कर रहे हैं मुज़ाकरात, शायद बददिली से भी कर रहे होंगे, आप लोग भी उस तरह खुशी से ना कर रहे हो, अगर कामयाब नहीं होते क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, पहली बात आपने कहा ग्रुपों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप नहीं है। ग्रुप तब होते हैं अगर किसी को इमरान खान से इख्तलाफ हो, वो तोड़ के चला जाए, छोड़ के चला जाए, कोई फॉलो ब्लॉक बन जाए, कोई नई सिया लेके कोई नई बीच में से जमात बन जाए, कुछ भी नहीं है। खान जब भी कॉल देता है, अगर कोई छोटा मोटा इख्तलाफ है भी सही, इतनी बड़ी पार्टी में लोग हैं ना, जमहूरी पार्टी है, लोगों के इख्तलाफ हो जाता है, जो मर्जी इख्तलाफ हो, जब खान साहब की कॉल आती है सारे सड़कों पर नहीं पहुंचे होंगे, सारे मौजूद होते हैं। ग्रुप किस बात का है? हर पार्टी में मुख्तलिफ सोच के लोग होते हैं और वो अपनी तरह की सोच के लोगों के साथ ज्यादा उठते बैठते हैं। दैट इज नॉट कॉल्ड अ ग्रुप, जिससे को पार्टी को डिवीजन है या खुदा ना खासा पार्टी का नुकसान है। हर पार्टी ये चाहता है, कोई ऐसी गल कोई नहीं ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ कोई मतलब है, कोई चूहा काट लिया जाए ਵਿੱਚੋਂ। लेकिन कुछ लोग सड़कों पे आके थानेदार को फोन भी कर देते हैं कि सानू फड़ लो, ये भी होता है वैसे। मतलब कि वो अगर कोई ऐसी चीज है तो जरूर हमें बताए ना। मतलब है, हवाई बातें तो बहुत होती हैं, मगर आजकल का दौर, सोशल मीडिया का दौर, इतना वाइब्रेंट मीडिया, तो हवाई फायर नहीं चलते होंगे ना जी। वो तो कहते हैं ले आओ गल करो, फिर ठीक बंदे आप नाम नहीं ले सकते लोगों के, आप हवाई बातें, ये अच्छी बात नहीं होती। मैं फिर सारे भाइयों को, सबको कहूंगा इंज ना करो कि थोड़े वास्ते समझदार लोग की गल्ला करते हैं। आपने 26 नवंबर वाला एक्सपेरिमेंट किया था और उस पे ज़ाहिर है कि आप कमीशन बनाने की भी बात कर रहे हैं। सवाल वहीं पे खड़ा है, अगर हुकूमत आपके तमाम तर मुतालबात रद्द कर देती है
तो फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या आप मज़ीद मुज़ाकरात करेंगे, कोई और शराइत रखेंगे या ख़त्म कर देंगे? नहीं, नहीं जी, अगर ये 2 में से ये 2 जो है, इनमें से एक भी चीज़ आगे पीछे होती है, मतलब अब तो बात आ गई है उसके ऊपर। वो तो हमने अदालतों से निकलना है। हमने कहा है कि आप अदालतों पे असरअंदाज ना हो हमारे असीरों के हवाले से। उनकी जब बेल्स होती हैं, तो आप तफ्तीशियों को ये ना ज़बरदस्ती कहें कि अपनी मर्ज़ी की तशवीश ले जाएँ और अपनी मर्ज़ी की तहकीक करके ले जाएँ। बल्कि हक़ सच के मुताबिक उनकी बेल्स जो हैं, उनको ना वो करें। वो तो अदालतों से छूटने हैं। आपने तो बनाना सिर्फ जुडिशियल कमीशन। तुसी ये भी नहीं बना रहे हो, तो केड़ी गल दे मुज़ाकरात, केड़ी गल दी चौथी नशिस्त? देयर विल बी नो फोर्थ सिटिंग, देयर विल बी नो चौथी नशिस्त। देन व्हाट डू यू गोना डू? क्योंकि आप लोगों ने मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब से मुलाकात की, शाहिद खाकान अब्बासी, लेकिन ज़ाहिर है कि ये नाम बहुत बड़े हैं, इनके पीछे मैन फोर्स नहीं है उस तरीके से, तो क्या करेंगे? हाँ, तो ठीक है, वो हमें अंदाज़ा है। आपका क्या ख़्याल है? हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमें अंदाज़ा नहीं किसके पास क्या और किसके पास क्या नहीं, हमें सब पता है। बट मुख्तलिफ सोचें हैं, और जो इस फॉर्म 45 की हुकूमत के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें हैं, और जो पुरअसर पुरज़ोर आवाज़ें हैं, हम उन सबको इकट्ठा करेंगे पाकिस्तान में। लास्टली इससे सवाल कोई करना फ़र्क नहीं चाहूँगी पड़ता शेख साहब, कि क्या है और क्या नहीं। आप लोग अपने एहतजाजों में, अपनी बात में मौलाना फजलुर रहमान साहब को अभी तक क्यों नहीं कायल कर सके? क्योंकि वो भी तो अगर फॉर्म 45, 47 की बात कर रहे हैं, तो वो भी कहते हैं कि मैं भी मुतासरीन में शामिल हूँ। देखें, बात यह है कि जो लोग जमहूरियत के दोस्त हैं और जो इस जमात के दुश्मन होंगे हुकूमत के, हम सबको कॉल आउट करेंगे, और जो प्रायोरिटीज़ हैं, अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक चलेंगे। जहाँ तक आपने कहा फॉर्म 47 की बात की है, तो आपने ये केपी गवर्नमेंट के हवाले से कोई सवाल किया? हाँ जी, मैंने पूछा ये है कि मौलाना साहब को आप साथ अभी तक किसी भी कॉल में क्यों नहीं मिला पाए? देखें, मौलाना साहब के साथ हमने एंगेज किया था, आपको याद है, 26वीं तरमीम के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली वो बात उस तरीके से नहीं हो सकी, मगर उन्होंने गवर्नमेंट को वोट दे दिया। मगर इसके बावजूद हमारी जितनी भी लीडरशिप थी, उमर अयूब साहब समेत, चेयरमैन समेत, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, दो ही वाज इवन वोटिंग फॉर द गवर्नमेंट, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, हमारी टीम ने उनका शुक्रिया अदा किया कि जी आपने हमारे साथ एंगेज किया, एंड विल कीप दैट मिनिमम लेवल ऑफ एंगेजमेंट। और वो मामला चलता रहा। वो मिनिमम ही है अभी उसके ऊपर, क्योंकि फिर जीडीए से और बाकी पार्टियों से जो है वो शुरू हो गई एंगेजमेंट। तो उस हवाले से चीज़ें शायद ये जो कमेटी है जो मुतलका वो उस पर काम कर रही है। जो फॉर्म 47 की हुकूमत केपी में कही गई है, हमें तो मेरे ख्याल में जितनी जद्दोजहद, जितना जुल्म, जितनी फस्तायत हमारे केपी के लोगों के साथ भी 9 मई के बाद हुई है, 8 फरवरी तक, मेरे ख्याल में वो उसकी हमें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना साहब का बड़ा एहतराम है, मगर मैं एहतराम से सिर्फ ये बात करूँगा कि अगर किसी को शक है कि कोई चीज़ फॉर्म 47 पे हुई है, तो वो बता दें वो कौन-कौन से हलके हैं। हम ऐसे कर लेते हैं ना कि 3 हलके जो है वो हमारी तरफ से वो पॉइंट आउट कर दें, और 3 हम उनकी तरफ से पॉइंट आउट कर देते हैं। उसके ऊपर इलेक्शन करा लें, उसके ऊपर कागज़ खुलवा लें। तो उसका मतलब है कि कहने का ये मकसद है कि ये चीज़ जो है ऐसे ही इतनी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट देनी, वो अपनी जमात के कायद हैं। कुछ उन्हें सोचना चाहिए, मगर बहरहाल हमारी उनसे कोई एज सच वो नहीं है। खान साहब ने कहा है जो भी जमहूरियत का दोस्त है, आपने उसको कॉल आउट करना है, और जो भी इस फस्तायत के खिलाफ है वो हमारा हिस्सा होगा, चाहे कोई भी। ठीक, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और सवालात के जवाबात दिए। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ खुरम दस्तगीर साहब मौजूद होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब, आपने वक्त निकाला। अब मुज़ाकरात जो चल रहे हैं बड़ी सुस्त रफ्तारी के साथ और बड़े इफ्स एंड बट्स के साथ चल रहे हैं, ये इतनी ताख़ीर से जो चल रहे हैं मुज़ाकरात, आपको कामयाब होते भी दिखाई देते हैं? जी, आज से ठीक 10 साल पहले भी हम इसी तरह मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर थे, और तब 3 महीने हमें लगे थे। मार्च के आखिर तक कामयाब हुए थे, इसके फिर नतीजे में हम आगे बढ़े थे। लिहाजा मुज़ाकरात जो हैं उनमें कोई उजलत नहीं है। मुल्क में जो आइन के तहत निज़ाम है वो जारी है, तो ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जिसे हमें फौरी तौर पर सॉल्व करना है। ये ज़रूर है कि जो हम सबकी ख्वाहिश है कि मुल्क में जो शहबाज शरीफ ने बहुत मुश्किल से एक मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया है, उसको मजीद तहफ़्फ़ुज़ मिले और वो सियासी इस्तेहकाम में बदले,
और हम यकसुई के साथ पाकिस्तान के अवाम की जो खिदमत है, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर करना है, उसकी तरफ तवज्जो दें, बजाय ये कि हम वही तमाशा देखें कि एक जमात जो है, वो एक सूबे के वसाइल लेकर वफाक के ऊपर हमलावर होती है और ठीक। फिर वफाक जो है उस हमले को पसपा करता है। तो ये इससे पाकिस्तान में जो आगे बढ़ने का जो कदम है उसमें मुश्किल आ रही थी, तभी ये मुज़ाकरात शुरू किए गए हैं और उनको भी एहसास हुआ है, जो लोग एजिटेशन कर रहे थे, कि उनका एजिटेशन का जो पूरा तरीक़ेकार था कि सिवाय उसमें 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन की जान जाने के, उनको जो है किसी भी तरह कोई पेशरफ्त हासिल नहीं कर सके वो। अच्छा, इसमें जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका एक बयान बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद इस्टेब्लिशमेंट से बात करना था, उन तक पहुंचना था और वो हो गए कामयाब। हो गए हैं कामयाब, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ फिर गवर्नमेंट तो माइनस हो गई। नहीं, देखिए ये ख्वाजा साहब माशाल्लाह बहुत सीनियर हमारी पार्टी के रुकन हैं, मेरे तो बड़े भाई हैं। वो बेहतर तौजीह दे सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो है वो हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद है। पाकिस्तान में आइन के तहत निज़ाम चल रहा है, बल्कि इस हफ्ते तो दोनों जो वफाकी ऐवान है वो सेशन में है, कौमी असेंबली भी और सेनेट भी, और हमें जो मामलात जो हैं वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मुल्क में हर गुज़रते हफ्ते के साथ मईशत जो है वो उसमें मज़ीद इस्तेहकाम आ रहा है, फॉरेन अकाउंट्स हमारे बेहतर हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के किए जो उन्होंने कॉल दी थी बॉयकॉट की, उसके बावजूद जो है तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है। तो बल्कि ये कहना चाहिए कि जितनी देर मुज़ाकरात जारी हैं, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। अच्छा, यानी आप इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात जारी है, इसलिए वो सड़कों पर नहीं है तो मईशत पे थोड़ी तवज्जो ज़्यादा दी जा रही है, डाइवर्ट नहीं हो रही गवर्नमेंट। लेकिन इसमें एक बारीक नहीं, पॉइंट मैं ये ये भी कह है। रहा हूँ जी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इवन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो हैं या पूरे मुल्क के लोगों ने सियासी जमातों को जो वोट दिए हैं, 31% ने तहरीक इंसाफ को वोट दिए हैं, 69% ने उनको वोट नहीं दिए। उन सब वोटर जो हैं एक बात में मुत्तहिद हैं कि वो चाहते हैं कि ये सियासी जमातें उनकी ज़िंदगियाँ, उनके जो मेयार ज़िंदगी है, उनके बच्चों का मुआशी मुस्तकबिल है, उनकी जो सलामती है उसकी तरफ तवज्जो दें, बजाय ये कि वो हर वक्त जो जिसे हम कहते हैं इंटरनल स्क्वॉबलिंग, कि आपस में ही जो है वो हम पर हमलावर हैं, हम उनका जवाब दे रहे हैं। तो ये वोटरों की ख्वाहिश नहीं है। ये एक सियासी जमात की अपनी उनके अपने जो है बानी चेयरमैन को छुड़ाने के लिए कोशिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन वोटरों की ख्वाहिश वही है जो खिदमत इस वक्त शहबाज शरीफ और उनकी काबीना कर रहे हैं। ये बस में है गवर्नमेंट के इमरान खान साहब को छुड़ाना, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या छोड़ना? नहीं जी, ये तो अदालतों का काम है। हमारा काम तो ये है कि हम जहाँ-जहाँ भी मसलन इन मुज़ाकरात में जो आई थिंक एक बेहतर चीज़ बाहर आ सकती है, वो ये है कि वो लेकिन वो अगर तो ऐसे मुज़ाकरात कारकुन इसी हैं बिना पे कर रहे हैं कि आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गवर्नमेंट दे और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे छोड़े। जैसे हमने ट्रम्प की भी देखी नहीं ऐसा हल्फ तो बर्दारी की नहीं तरतीब के बाद उन्होंने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए। जी, तो फिर इमरान खान रहम की अपील कर दें सदर मुमलिकत को, मौजूद हैं वो सदर मुमलिकत, आइन का आर्टिकल भी मौजूद है, उस रहम की अपील करेंगे तो कुछ होगा ना, उसके बगैर तो नहीं होगा। आज खुद तो रहम की अपील जो है वो अपील के बगैर तो रहम नहीं हो सकता, तो अपील ठीक। कर दें, कह दें मैं माफी मांगता हूँ। और ये याद रखें कि वो जो पार्डन किया जाता है उसमें आपको जो जुर्म है वो खत्म नहीं होता, आपकी सजा खत्म हो जाती है, लेकिन जो आपको मुजरिम करार दिया जाना था वो खत्म नहीं होता। तो वो मान लें कि वो मुजरिम है तो नहीं, फिर लेकिन अपील कर लेकिन अगर दें। वो ये लेकिन मान अगर माफ़ी मांग लेंगे तो उसका मतलब है कि वो मान लेंगे कि जो कुछ हुआ है वो उसकी जिम्मेदारी उन पे आयद होती है और यही काम वो नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये तो बड़ा नहीं, देखिए क्रिटिकल हो जाएगा। इस मामले में जो रेड लाइन है वो रेड लाइन है 9 मई। 9 मई के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक। उसके जो मंसूबा साज हैं, उसके सहूलतकार हैं, उसके कारसाज हैं, उन्हें इंशाअल्लाह इस तमाम हमारे एक निज़ाम की कमी और कोताहियों के बावजूद उन्हें सजा मिलेगी। और क्योंकि वो कोई सियासी अमल नहीं था, वो एक रियासत के ऊपर मुतशद्दद और आग के ज़रिए हमला था। वो चाहे रेडियो पाकिस्तान था पेशावर का, चाहे वो पेशावर मंडी में 150 जानवरों को जलाना था, चाहे वो जिना हाउस लाहौर के ऊपर हमला था, चाहे वो GH के ऊपर और शहीदों की यादगारों पर हमला था।
वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उसके अलावा अगर वो समझते हैं कि उनके कोई ऐसे सियासी मुतालबात हैं तो हम जरूर मानेंगे। 26 नवंबर के बारे में भी हम बात करने हाँ, के वो लिए तैयार कमीशन हैं। कमीशन का लेकिन उनका मुतालबा तो कर रहे हैं आप लोगों से। नहीं, अगले अगले उनका ये ख्याल है कि उसके जरिए जो है जिन लोगों ने उन 5 रेंजर्स के हमारे भाइयों का और एक पुलिसमैन का कत्ल किया है कि उनको भी आम माफी मिल जाएगी, तो ये तो नहीं हो। लेकिन अगर आप कमीशन बना देंगे तो फिर चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाएंगी, आप लोगों को भी एक जवाब मिल जाएगा बीइंग गवर्नमेंट, जी, और तो पाकिस्तान मैं तहरीक यही कह रहा हूँ इंसाफ ना जी को। कि 9 9 मई की रेड लाइन अपनी जगह पर मौजूद है। उसके अलावा जिस तरह उनके मुतालबात अब तहरीरी शक्ल में मौजूद हैं, हुकूमत भी उनका जवाब देगी, इस पे नेगोशिएशन होगी। 10 साल पहले भी हमें 3 महीने लगे थे एक TOR तक पहुंचने के लिए। लेकिन ये कि जमातों का मिलकर पार्लियामान में बैठकर आपस में बात करना मुल्क की जमहूरियत को और आइन को तकवीयत देता है। तो ये अच्छी बात है जो अमल इस वक्त जारी। ठीक है, लेकिन अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि शायद 28 जनवरी को भी इजलास जो है वो बुलाया गया है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप असीरान की रिहाई नहीं करा सकती गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी नहीं कर सकती, इमरान खान साहब के तो बाहर आने के चांसेस हुकूमत को नज़र ही नहीं आ रहे हैं सिरे से। जुडिशल कमीशन के ऊपर जवाब तैयार किया जा रहा है, अगर तो वो बनाना है, जो कि चांस है, ज़रा ये भी कह रहे हैं कि चांसेस है कि शायद वो भी नहीं बनेगा, तो फिर आप लोग बात क्यों कर रहे हैं? फिर तो बात की कोई तुक नहीं बनती। क्या कहने के लिए बात करेंगे? समझा रहे हैं कि यार हर जुम्मे के जुम्मे ना आ जाया करो। नहीं, मैं फिर कहूंगा कि एक शख्स के अलावा भी तो पाकिस्तान में शहरी रहते हैं। ये वो शख्स है जो कहता था मुल्क में 2 नहीं 1 निज़ाम होगा। अब वो 1 नहीं 2 निज़ाम की बात कर रहे हैं कि जी बाकी को जाने दें, मुझे छोड़ दें। तो जो लोग अगर ऐसे पाकिस्तान के शहरी हैं जिनके ऊपर अगरचे उन्हें उस वक्त एक ऐसी जगह से जैसे 26 नवंबर को या 9 मई को गिरफ्तार किया गया जहां तशद्दुद हुआ था, अगर उनके ऊपर उसमें बलवा करने के, फसाद करने के शवाहिद नहीं है, तो हम जरूर चाहेंगे कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। लेकिन जो लोग पाकिस्तान के ऊपर, रियासत के ऊपर एक हमले में मुलविस हैं, मुतशद्दद हमले में, देखिए हमें याद रखना है कि ये फर्क है। सियासी जमातों का एहतजाज जो है वो उसमें तशद्दुद नहीं होता, उसके अंदर आग नहीं लगाई जाती सरकारी इमारतों को। हमने तो आग लगाते देखा कि टायरों को आग लगा दी सड़क पे रख के। लेकिन सरकारी हमने इमारतों को, शहीदों की यादगारों को, दिफाई तनसीबात को आग लगते हुए तो हमने कभी नहीं देखा एक्सेसिव। तो ये जो इशू है इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ को गौर करना होगा कि इस किस्म के जो इश्यूज हैं और हमें, अगर आपने अभी मिसाल दी ट्रंप की, तो अमेरिका में एक जो उन्होंने फैसला किया है नए सदर ने, ये कि उनके आईन और कानून के तहत मुस्तहसन फैसला नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगली दफा वहां शायद इससे ज्यादा तशद्दुद होगा जो 6 जनवरी 2021 को होगा। हम बहरहाल वहां का निजाम हमसे बहुत ज्यादा स्टेबल है। हम बहरहाल इस किस्म के रियासत के ऊपर बार बार हमले को, पाकिस्तान तो उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान ने अपनी मोशन, जिस तरह मैंने कहा, मकसद एक दूसरे से मुतहारिब होना या PTI के हमले रोकना नहीं है। मकसद पाकिस्तान में रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों और उनके बच्चों की जिंदगियों को बेहतर करना है। हमारे सामने सबसे बड़ा जो फोकस है और तरजीह है वो ये। अच्छा, आपने जब अमेरिका का जिक्र कर ही लिया है तो सवाल पूछ लेती हूँ कि अमेरिका से प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है कि इमरान खान की रिहाई पर अमेरिकी दबाव का हम मुकाबला करेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सोच लिया हुआ है, ज़हन बना लिया है कि ये प्रेशर आने वाला है। नहीं, ख्वाजा साहब ने जिस बुनियाद पर बात की है वो बेहतर वही उसकी तवजीह दे सकते हैं। लेकिन जो मुशाहिदा मैं कर रहा हूं, आप ये गौर कीजिए कि पूरी जो इंतखाबी कैंपेन थी अमेरिका में और इंतखाबी कैंपेन के बाद और जो अब सदर ने हलफ उठाने के बाद, उसमें पाकिस्तान का लफ्ज भी नहीं बोला गया किसी जगह पर। तो लिहाजा पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के रेडार पर नहीं है, खासतौर पे जो अफगानिस्तान में जी नहीं, वो समझते ही नहीं, उनकी तरजीह नहीं है, उनके खिलाफ, उनके पास सामने और बहुत इशूज है ना जी। इस वक्त जो रूस का यूक्रेन पर हमला है वो बड़ा सीरियस है। जो इस वक्त मशरक़ वस्ता में जो इशूज रेज हुए हैं उनको स्टेबलाइज करना बड़ा जरूरी है। और जो है सदर ट्रंप ने जो मुख्तलिफ किस्म के मामला खुद अपने लिए खोल लिए हैं, कनाडा में, ग्रीनलैंड में, मैक्सिको में,
वो सारे मामला उनके साथ, तो लिहाजा पाकिस्तान उनकी तरजीह नहीं है। अगर होता तो कहीं ना कहीं नाम आ जाता। और ये भी अब हमारे लिए जो चैलेंज है कि जो तरजीह हमें नजर आई कि पहली सफ में पहली सीट के ऊपर हिंदुस्तान के वजीर खारजा बैठे थे, तो लिहाजा अगर किसी को कोई भी शायबा था कि अमेरिका की तरजीह क्या है, तो वो पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान। अच्छा, वैसे ये बात आपके मुंह से निकली है तो इसीलिए ज़रा नामुनासिब नहीं लग रही। अगर ये मैंने सवाल किया होता तो शायद ये इंटरप्रेट किया जाता चुभता है। अच्छा हुआ आपने ये मेंशन कर लिया। मेरा ख्याल से मौजूदा गवर्नमेंट को और हमारे थिंक टैंक्स को ये बड़ा सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पीछे रह गए। लेकिन एक और भी खबर है। नहीं, हम पीछे नहीं रह गए। नहीं, देखिए, हमें हमारी जो सोच है इस वक्त, अमेरिका के साथ हमारे दो मफादात वाबस्ता हैं। हम उनके सामने किसी फौजी इमदाद के लिए नहीं गए हुए, हम उनके सामने किसी सिविलियन या माली इमदाद के लिए नहीं गए हुए। हमारे मफादात ये हैं कि अमेरिका पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। उन एक्सपोर्ट्स को उन पर कोई कदगन ना लगे, नंबर 1। और दूसरा ये है कि IMF के अंदर जो पाकिस्तान इस प्रोग्राम में मौजूद है, वहां जो ऑलरेडी अब प्रोग्राम अप्रूव हो चुका है, उसके अंदर हमें कोई रुकावट ना आए, सियासी रुकावट। ठीक। उसके अलावा तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के सामने किसी तरह भी कुछ सवाली बनकर नहीं खड़ा, हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए भी जो एक महदूद ये 2 तरजीहात है, उसके अलावा तो अमेरिका जो है वो हमारे रेडार पर भी नहीं है। हमारे सामने और बड़े इश्यूज हैं जिन्हें हमें टैकल करना है पाकिस्तान में, जिस पे सियासी गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन चूंकि हम सारा गुफ्तगू जो है वो मुज़ाकरात पर लगा देते हैं कि दहशतगर्दी जो उठी है खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में, उसके ऊपर जो जिस किस्म की सीरियस गुफ्तगू होनी चाहिए, मेरे ख्याल में वो नहीं हो रही। और पार्लियामान में भी ये गुफ्तगू होनी चाहिए। और ये फर्ज है तमाम जमातों का भी, बेशुमार मेरी जमात का, कि हम इस इशू को लेकर उठे और इसके ऊपर वो कंसेंसस पैदा करें कि हमें, शायद अभी 10 साल भी नहीं हुए हमने ये एक जंग लड़ी थी, दोबारा लड़नी पड़ेगी, तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। सही कह रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं। मेरा ख्याल से इसके ऊपर वजीर आजम साहब को, हाँ जी, वजीर आजम साहब को पार्लियामेंट में आना चाहिए, खुर्रम दस्तगीर साहब, और बाकायदा, क्योंकि वो आते नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है, फिर जो जितने मिनिस्टर्स हैं उनकी जो प्रेस टॉक्स होती हैं वो मेजरली इमरान खान के अंदर रहने, उनके केसेस। वजीर आजम कल तशरीफ लाए थे। हाँ, नहीं देखिए, वो बड़ी मुश्किल से आते हैं ना, बहुत देर से आते हैं। वजीर आजम का जो क्या कह लें, उनकी रिप्रेजेंटेशन है वो तो पार्लियामेंट का फ्लोर है ना। नहीं, उनकी लीडरशिप रोल जो है उन्हें अदा करना है। और इंशाल्लाह आप देखेंगी वो टेररिज्म के मामले पे बहुत जल्द पार्लियामान और उसके जरिए अवाम को इत्मीनान मिले। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी। ऐसी खबरें हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम भी कहीं ना कहीं बुनी जा रही है। आपके इल्म में है कि हुकूमत एक और तरमीम की तैयारी कर रही है? जी नहीं, इस वक्त कोई हुकूमती हलकों में, देखिए ना, इशू ये है कि कोई भी जो मुसव्वदा है, जब तक तो वो किसी सरकारी दफ्तर में मौजूद है, उसकी हैसियत तब हम उस पर सोचना शुरू करेंगे कि अगर वो किसी मिनिस्ट्री की तरफ से सबमिट किया जाता है काबीना को, उससे पहले तो सिर्फ कियास आराई है। सही। फैसल वाडा साहब ने भी इस पे बयान दिया है कि हुकूमत कुछ करने जा रही है, हम रोकेंगे, वरना अगर ना रोका तो वो नहीं। जेल देखिए, भी जा सकते हैं। हुकूमत ने दहशतगर्दी को रोकना है। अच्छा। और वो हमारी ख्वाहिश है कि सेनेटर फैसल वावडा और दूसरे लोग हमारी उस दहशतगर्दी को रोकने में हमारी मदद करें। जो बहुत मुश्किल से महंगाई और कीमतों का जो बढ़ना था उसे रोका गया है। तो जो कीमतें कम करने का जो चैलेंज है उसमें हमारी मदद तो कोई बिल टेबल करने की नहीं, ऐसी कोई बात है नहीं, आप ये कह रहे हैं? इस वक्त तो कोई तजवीज जो है वो सामने नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि हमें फोकस सारा बजाय ये कि जो किस जमात ने किसको क्या कहा, अब इलेक्शन हुए अब 1 साल होने वाला है, हमें अब पूरा जो फोकस है वो गवर्नेंस के ऊपर करना है कि जो आने वाला बजट है वो बेहतरीन बजट हो और पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई रिलीफ और उनके लिए कोई आने वाली खुशहाली की खबर लेकर इसके ऊपर फोकस करना है कि हम कैसे मिलकर जो है अपने साथी शहरियों की जिंदगियां बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ये बनता है, यूँ कह लीजिए रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट, क्योंकि वो हुकूमत में बैठे हुए हैं मुस्लिम लीग नून वाले, कि वो मुज़ाकरात भी करें, उसे कामयाब भी बनाएं और फिर इस्तेहकाम आए। अगर मौशी इस्तेहकाम लाना है तो फिर उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। देखिए, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन अब 18वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान में शहरियों की जानो माल
उनकी सेहत, उनकी तालीम, सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी। तो जहां हम वफाक को जरूर जिम्मेदार ठहराते हैं, इस वक्त पाकिस्तानियों की जिंदगियां बेहतर करने में सूबाई हुकूमतों का अगर ज्यादा नहीं तो 50% हिस्सा तो जरूर है। तो लिहाजा उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी उठानी, बजाय ये कि वो खैबर पख्तूनख्वा की वसाइल, गाड़ियां, एहलकार लेकर जो है वो वफाक के ऊपर ही हमलावर रहें और वहां जो है जो असल काम करने वाला वो ना करें, जो वे नहीं कर रहे। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने वक्त निकाला और राय दी। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट अतर काज़मी साहब ने। बहुत शुक्रिया अतर, आपने वक्त निकाला। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली, लेकिन आगाज़ जो है वो पैका एक्ट तरमीमी बिल से कर लेते हैं जो कौमी असम्बली में पेश किया गया है। अब ये कहा गया कि फ़ेक न्यूज़ पर 5 साल की सज़ा होगी, लेकिन माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि ये फ़ेक न्यूज़ का तयन कैसे किया जाएगा और इसकी नवैयत कैसे डिस्क्राइब की जाएगी? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई फेक न्यूज़ देता है, कोई ऐसी चीज़ खबर दे रहा है जिसकी जो हकायक के मुनाफी है और जानबूझ के ऐसी खबर दी जा रही है, तो फिर तो आप ज़रूर उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। लेकिन अगर सिर्फ आज़ादी राय को रोकना मकसद है, मकसद ये है कि आपने सहाफ़ियों के ऊपर प्रेशर डालना है ताकि वो कोई हुकूमत पे तनकीद ना कर सकें, हुकूमत पे बात ना कर सकें, तो ये बड़ी फिर परेशान कुन सूरत हाल है। क़वानीन यहाँ पे पहले भी बहुत सारे मौजूद हैं फरवा, नए किसी कानून की जरूरत नहीं है। हमने पंजाब में भी देखा कि एक नया कानून लाया गया, वहां पे भी, और अब ये पीका एक्ट में भी तरमीम की बात हो रही है। माजी की हुकूमतें भी ये बात करती रहीं, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे तो रियासत की सतह पे, हुकूमत की सतह पे वज़रा आके फेक न्यूज़ देते हैं। क्या यहाँ पे एक मोअज़्ज़िज़ वज़ीर ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगने लगी है? तो क्या वो फेक न्यूज़ थी या तज्जिया था? वो क्या था? तो मेरे ख्याल में असल जो इशू हैं, जो असल मसाइल हैं मुल्क के, उनकी तरफ तवज्जो दें। ये तो सारी सियासी बातें, और मैं इसको ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं देता, टू बी ऑनेस्ट, ये एक नैरेटिव को कंट्रोल करने की एक कोशिश हो सकती है। लेकिन आप बीइंग अ जर्नलिस्ट समझते नहीं हैं कि क्योंकि आपने ज़बानबंदी की बात की, आपने बात की कि गवर्नमेंट, फिर ज़ाहिर है कि ये कैसे पता चलेगा कि फ़ेक है या नहीं है, तो आपको इस चीज़ से आप खाइफ नहीं है कि कल को आपके जैसे जर्नलिस्ट या हम जैसे छोटे जर्नलिस्ट कोई बात करते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ फिर 100 मरतबा सोचेंगे, और ये फिर इस चीज़ का तयन कैसे होगा कि वो जो बात कर रहे हैं अगर वो किसी को गिरा गुजर गई तो उनकी नज़र में तो वो बोगस हो सकती है, फेक हो सकती है या प्रोपोगेट हो सकता है। अगर उसमें हकाइक मौजूद हुए तो क्या उसको कैसे कंसीडर किया जाएगा? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंस अगेन, टू बी ऑनेस्ट, हम सारे जो जर्नलिस्ट जो हैं वो सारी इसके ऊपर बात भी करते हैं, इसके हवाले से सोचते भी हैं। अब जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया ना कि अगर मकसद ये है कि आपने फेक न्यूज़ को रोकना है, फिर तो उसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन मकसद ये है कि आपने तनकीद को रोकना है या इस तरह का माहौल क्रिएट करना है कि जहां पे कोई सच्ची बात भी आए तो लोग डर के उसके ऊपर बात ना करें कि ये ना हो कि मेरे ऊपर मुकदमा हो जाए। तो फिर तो आप इस तरह की एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि जहां पे आपने स्टाइफल करनी है, आज़ादी राय को स्टाइफल करना है, चीज़ों को, डिस्कशन को स्टाइफल करना। और डिस्कशन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर होती है। हुकूमत के अखराजात पे भी आप बात कर सकते हैं। हो सकता है कि हुकूमत ने किसी जगह पे 1 करोड़ रुपया खर्च किया और कोई कह खबर ये आ जाए कि जी 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ 10 लाख खर्च हुआ है, तो क्या वो फेक न्यूज़ होगी या फिर वो थोड़ा सा उसमें कोई गुंजाइश होगी? तो ये है, मुझे ये लगता है कि इसका इतलाक हुकूमत अपनी मर्जी से करेगी, उन लोगों के खिलाफ करेगी जिससे उनको गिला शिकवा है, जिनकी आवाज वो दबाना चाहते हैं। वो किसी की भी हुकूमत हो, चाहे वो आगे आके किसी और जमात की हुकूमत बन जाए या उससे आगे किसी और की बन जाए, तो हुकूमतों की ये कोशिश होती है कि लोगों की आवाज दबाई जाए। और पहले यहाँ पे जो आज़ादी राय की सूरत हाल है, 1 साल से आपका ट्विटर एक्स बंद है, इंटरनेट आए रोज आपका जो है वो बैठ जाता है, और ऐसे माहौल के अंदर आप नई कानून साजी कर रहे हैं जहां पे आपने मजीद आवाजों को दबाना है। तो मेरे ख्याल में यकीनन ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्री है। और उसमें अचंभे की बात यह है कि आपको जो पैसा इंटरनेट की बेहतरी के लिए या 5G मुल्क में लाने के लिए लगाना चाहिए था, वो आपने फायरवॉल के एक्सपेरिमेंट्स पे खर्च कर दिया पंजाब हुकूमत ने। लेकिन अतर अनदर क्वेश्चन, मुझे बताएं कि ये जो अभी चल रहा है इन द मिडल ऑफ दैट कियोस, कि हमें लग रहा है कि पीटीआई और हुकूमत के बीच में थोड़ा सा कोई बातचीत के जरिए ब्रेक थ्रू हो जाएगा, मामला रुक से नहीं गए? देखिए, मामलात शुरू ही तब हुए थे फरवा जब पसे पर्दा राब्ते हुए थे। ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए, ये नहीं था कि ये हुकूमत समझने के लिए बताएगा किसके किसके साथ हुए थे?
जी, मैं बिल्कुल पूरा आपको समझाता हूँ। वैसे आप मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा समझदार हैं इस मामले में और सारा समझती हैं, पर आपकी ख़्वाहिश है कि ये ज़रा बताएँ मैं ताकि देखने वालों की मुझे ना आसानी के लिए कह बता रही ना, वो ये ना कहें कि 2 सहाफ़ी बैठ तो के कोड्स में बात हाँ, कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं अभी आपको बताता हूँ। अब खुल के थोड़ा आपको बता देता हूँ कि जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए, तो मुज़ाकराती कमेटी के अंदर शामिल एक शख्सियत से मैंने कहा, जी अब आप बैठने के लिए तैयार हो गए हैं, तो क्या मामला आगे बढ़ेगा? उन्होंने कहा कि इन मुज़ाकरात से पहले एस्टेब्लिशमेंट के और तहरीक-ए-इंसाफ के भी राब्ते हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को भी कहा है कि अब आप बैठें और मामलात को देखें और मामलात को बेहतर तरीके से हल करें। और ये मुज़ाकरात शुरू ही तब हुए थे, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कहीं और राब्ते यानी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते, हुँ। मैसेजिंग वगैरह हुई और हुकूमत को भी उस तरफ से एक तरह से क्लियरेंस मिली। क्योंकि हुकूमती वुज़रा खुद आके ये कहते थे टीवी पे, हमारे प्रोग्रामों में, आपके प्रोग्राम में, कि जब तक 9 मई का मामला दूसरी तरफ से हाँ। क्लियर नहीं होगा, इनके साथ बात नहीं हो सकती। और वो कहते थे कि ये इस काबिल नहीं है कि इनके साथ बैठा जाए। और तहरीक-ए-इंसाफ वाले ये कहते थे कि ये जाली हुकूमत है, इनके पास कोई मैंडेट नहीं है और हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। तो हुँ। मेरे ख्याल में दोनों जो इसमें फरीक हैं, उनके उस एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। एक तो ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट पार्ट ऑफ हुकूमत है, दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ के भी राब्ते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब की एक मुलाकात भी हुई, हुँ। वैसे भी मैसेजिंग वगैरह होती रहती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये मुज़ाकरात खत्म होंगे, तो वो जो पसे पर्दा राब्ते हैं, जब वो बिल्कुल खत्म हो जाएँगे, वहाँ से मामलात बिल्कुल रुक जाएँगे, तो शायद फिर हमें फुल स्टॉप लगता हुआ नज़र आए। इसलिए कि अच्छा, जो अगर अगर तहरीक-ए-इंसाफ ने मुज़ाकरात हुए थे अतर और हो भी रहे हैं, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात का आपने ज़िक्र किया, वैसे वो बाय द वे प्रोपेगेट भी बहुत ज़्यादा हुई थी, अब उसमें क्या सच्चाई है ये तो अल्लाह जी। जानता है या मुलाकात करने वाले जानते हैं। लेकिन इस अचीवमेंट के बाद आप नहीं समझते कि फिर इमरान खान साहब को थोड़ा-सा पीछे आ जाना चाहिए था अपने सख्त बयानात से? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों तरफ से इस तरह की बातें हैं। एक तो इमरान खान साहब को भी सज़ा हो गई, उनकी माफ़ कीजिएगा अहलिया को भी सज़ा हो गई। दूसरी तरफ से हुँ। हुकूमत वाले भी काफ़ी बयानात देते रहे, लेकिन ये पीछे मेरे ख़्याल में हटने की बात तब होगी जब कोई चीज़ हतमी होगी फरवा। अभी कोई चीज़ भी हतमी नहीं है। अभी दोनों तरफ से अपनी-अपनी बात की जा रही है, अपने-अपने मुतालबात रखे जा रहे हैं, हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, तहरीक-ए-इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है। मुझे ये लगता है कि जब चीज़ें थोड़ी-सी ज़्यादा स्मूथ होंगी, चीज़ें थोड़ी-सी आगे बढ़ेंगी, तो शायद फिर आप कोई तब्दीली देखें और उसमें तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से भी कुछ चीज़ों को शायद भी टोन डाउन किया जाए, हुकूमत के लहजे में भी थोड़ी नरमी आए। लेकिन फिलहाल मुझे ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और ना ही ये मुज़ाकरात फिलहाल मुझे कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एंगेजमेंट की हद तक ये चीज़ें चल रही हैं। चलिए, अगर मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, हम ये कह लेते हैं कि ये इट्स टैक्टिक कि ये टाइम बाय जो है वो गवर्नमेंट ने कर लिया और दूसरी पार्टी को भी ज़ाहिर है कि एक मौका मिल गया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि कामयाब होते हुए नज़र नहीं आते और ये नहीं होते कामयाब, तो फिर क्या बनेगा मुल्क की सियासत का? देखिए, स्टेटस को जिस तरह भी चीज़ें चल रही हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इसमें अमेरिका में जो इंतज़ामिया की तब्दीली हुई है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। हुँ। उसको पाकिस्तान में अपोज़िशन भी देख रही है, उसको हुकूमत भी देख रही है, तो उस तरह तो मामलात नहीं चलेंगे लेकिन जिस अगर तरह क्या मामलात इंटरेस्ट पहले होगा थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब को इमरान खान साहब के अंदर, एक ऐसी शख्सियत जिसकी सीरियसनेस जो है वो दुनिया के सामने मौजूद है कि वो सीरियस होते ही नहीं है, और वो इमरान खान साहब के लिए बात करेंगे, क्यों करेंगे? देखिए, हर इंतज़ामिया का अपना तरीक़ाकार होता है। अगर आप देख लें, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब की इंतज़ामिया आई है, तो दुनिया भर में आपको चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। बाइडेन इंतज़ामिया पिछली हुकूमत के करीब थी, इमरान खान साहब के उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और बड़े पैमाने पे वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वहाँ पे जो कंज़र्वेटिव पार्टी है, उनकी जिसको आप रिपब्लिकन पार्टी कहते हैं, उसको वोट दिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट दिया, वो वहाँ पे मिलते भी हैं, बात भी करते हैं। रिचर्ड ग्रैनल के बयानात भी हमने सुने, तो मुझे नहीं लगता कि वहां से बात नहीं होगी और इस चीज का एहसास हमारी हुकूमत को भी है और इसी वजह से मुज़ाकरात शुरू हुए। देखिए ना, इमरान खान ने कोई माफी नहीं इसी मांगी। वजह से ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हम अमेरिका से दबाव आया तो हम जो है वो उसका मुकाबला करेंगे। जी, बिल्कुल। बल्कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने मुझसे बात करते हुए टेलीविज़न पे कहा, मैंने उनसे पूछा कि अच्छा। सर दबाव आ सकता है? तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि दबाव आ नहीं सकता, दबाव आ गया है, जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात चल रहे हैं।
और उन्होंने मुखालफत की कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज हैं वो मुल्क दुश्मनी के तो मुतरादिफ हैं, अगर लेकिन अगर उन्होंने दबाव बार-बार आ इस गया चीज़ का आया इज़हार था किया। तो जाहिर है कि जी, दबाव जो आया है वो सिर्फ गवर्नमेंट पे थोड़ी आया है, वो तो फिर जाहिर है बाकी जगहों तक भी ये चीज़ें पहुंची होंगी, इसलिए आपने कहा कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो फिर हुकूमत बर्दाश्त कर लेगी? क्योंकि इमरान खान साहब का बाहर आना या उनका हाउस अरेस्ट या उनकी लीनियंसी उनके केसेस में इज इक्वल टू गवर्नमेंट का घर जाना। जी, बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रही हैं। लेकिन देखें, जब कोई बातचीत आगे बढ़ेगी तो फिर दोनों तरफ से कोई थोड़ा गिव एंड टेक तो होगा। हो अच्छा। सकता है कि आप 2026 में इंतखाबात की बात सुनें। बैकडोर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें 2026 के इंतखाबात की भी बात हो रही है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम ठीक है, पिछले इंतखाबात से हम आगे बढ़ते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस करवाए जाएँ। ये बाकायदा ये चीज़ें टेबल पे हैं। तहरीक इंसाफ के जो संजीदा सर्कल्स हैं उनके अंदर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। ये बैकडोर चैनल्स के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो वो फिर कोई ना कोई चीज़ निकलेगी कि जहाँ पे हुकूमत इसको भी राज़ी किया जाएगा, तहरीक इंसाफ को भी कुछ दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल वो मुझे उस तरह फरवा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या हुकूमत के पास कुछ ऐसा है कि वो तहरीक इंसाफ को दे सकती है? मेरा नहीं ख्याल। अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो वो क्या 1 साल चुप करके बैठेंगे? मुझे नहीं लगता कि लेकिन वो 1 अभी साल अभी चुप 14 करके साल की जो सज़ा हुई है उसके लिए उन्होंने ज़ाहिर है कि हाई कोर्ट में अपील की है, तो आप अगर ये मुअत्तल हो जाती है ये सज़ा भी, तो फिर तो पीछे 9 मई ही रह गया है। जी, देखिए, वो 9 मई के भी मुकदमात तो चल रहे हैं, उसके ऊपर वो जुडिशल कमीशन बनाने की बात भी कर रहे हैं और उसके साथ-साथ वो 26 नवंबर के ऊपर भी जुडिशल कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके प्रोग्राम में एक खबर दे देता हूँ, ये बात हतमी नहीं है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत जो इस वक़्त मुज़ाकराती अमल का भी हिस्सा है और वो हुकूमत की तरफ से भी हो सकती है, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी हो सकती है। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया कि मेरा नाम आप नहीं शेयर कर सकते कहीं पे भी। उन्होंने कहा कि अगर 2026 के इंतखाबात पे बात आ जाती है, तो फिर हो सकता है कि हम 1 साल इस हुकूमत को चलने दें। हम अपनी ऑपोज़िशन करेंगे, हुकूमत इकॉनमी को सँभाले, जो करना चाह रही है करे। हम जलसे जुलूस भी करेंगे, अपनी ऑपोज़िशन भी करेंगे और फिर हम जो है नए इंतखाबात की बात करेंगे, 2026 के इंतखाबात की बात। अब उसमें एक और जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो 2027 का भी दिया जा रहा है। तो ये वो चीज़ें देखें, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होगा। मुझे नहीं लगता कि 8 फरवरी का मैंडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही है वो रिस्टोर होगा और दोबारा इधर से उनकी हुकूमत बन जाएगी। अगर वो हुकूमत में आते हैं तो वो एक मिड टर्म इलेक्शंस की सूरत में आ सकते हैं और इसी चीज़ के ऊपर और इसी चीज़ के इर्द-गिर्द इस वक्त बात हो रही है। अच्छा, एक और भी फॉर्मूला है, मैं चाहूँगी आप एक लाइन में इसका जवाब दे दें। बाहर भी भेजा जा सकता है, मतलब वैसे तो अभी इस चीज़ को टेबल नहीं किया गया, लेकिन ऐसा होता रहा है हमारे मुल्क में। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को बाहर भेजा जाएगा। फरवा एक तो वो खुद नहीं जाने के लिए तैयार, इमरान खान साहब, वो उन्होंने ये ऑप्शंस तो पहले भी उनकी जमात कहती है कि उनको मिल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इमरान खान जो लंदन वाला इमरान खान है वो लाहौर वाले इमरान खान से बहुत खतरनाक होगा। वो ठीक तो है। वेम्बले स्टेडियम में तो इतना बड़ा जलसा बरतानिया के वज़ीर आज़म नहीं कर सकते जितने इमरान खान साहब करेंगे। और मेरा ख्याल से इतने फिर शायद लोग ये तो अफोर्ड भी ना हो कि आप बरतानिया या अमेरिका का रुख करवाएं इमरान खान साहब को। बहुत शुक्रिया अतर। वही ना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।